हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपी इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। प्रीवियस क्लास में हमने कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को पढ़ा था एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा था। आज की क्लास में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वेक्टर फॉर्म को समझेंगे एंड उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेरिएशंस किस तरीके से आएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, विद एल्टीट्यूड, विद लैटिट्यूड, शेप एंड साइज के चेंज होने से। सो वी विल बी डिस्कसिंग द वेरिएशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हम सबसे पहले अज्यूम करके चलते हैं कि देयर आर टू मासेस जो किसी r डिस्टेंस से सेपरेटेड है और दोनों यूनिवर्स में है। इसके मतलब उनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। नाउ लेट्स अज्यूम देयर आर टू masses, one is mass m1 and another is mass m2। ये दो मास है। अगर हम यहां पे बात करें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की, तो हमें इनको सेंटर से ज्वाइन करना होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब यहाँ पे m1 जो पार्टिकल है वो m2 पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, मतलब m1 पार्टिकल m2 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो m1 पार्टिकल m2 पे फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, उसका डायरेक्शन कौन सा हो गया? दिस इज द डायरेक्शन। मतलब m1 अपनी तरफ खींचेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। सिमिलरली अब m2 जो मास है वो भी m1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये भी क्या करेगा? अपनी तरफ इसको खींचेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर की तरफ। तो हमने यहाँ पे दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन देख लिया, दोनों अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आएगा। अगर हम पोजीशन वेक्टर्स को देखें तो हमारे पास में ये पोजीशन वेक्टर आ गया r12 एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर r21। अगर हम इन्हें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में देखना चाहें तो वो भी हो सकता है, उसको भी इजीली हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वेक्टर्स को समझने के लिए मैं इन दोनों को पोजीशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी लिख रही हूं। हमारे पास में यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर ये मास m1 एंड हियर वी आर हैविंग द मास m2। ये दोनों, दिस इज द r1 पोजीशन वेक्टर एंड हियर दिस इज द r2 पोजीशन वेक्टर, दिस इज r12 एंड दिस वन इज r21। ठीक है, इनको मार्क कर देते हैं। r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, r12 वेक्टर, r21 वेक्टर। ठीक है, यहां पे एक फोर्स लग रहा होगा, जो ये वाला फोर्स कौन सा है? जो कौन लगा रहा है? जो m1 लगा रहा है m2 के ऊपर। तो m1 लगा रहा है m2 पे, मतलब सेकंड पे ड्यू टू द 1। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से भी लिख लिया ताकि आप लोगों को समझना इजी हो जाए कि कैसे r1 r2 ये सब कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर मैं वेक्टर का एडिशन लॉ लगाऊं तो वेक्टर के एडिशन लॉ से हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये सब कर क्यों रही हूँ? ताकि जब एट द एंड मैं तुम्हें फोर्स लिख के बताऊं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये वाली चीज कैसे आ गई। तो इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है और यहाँ पे कुछ बेसिक्स पहले बता रही हूँ। तो यहाँ से अगर वेक्टर एडिशन का लॉ लगाते हैं हम, तो वी कैन राइट r1 प्लस r12 दिस इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो यहां से r12 कितना आ जाएगा हमारे पास में? r2 माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल पे लगाऊं लॉ, तो ये होगा r2 प्लस r21 दिस इज इक्वल टू r1 वेक्टर। तो r21 वेक्टर हमें कितना मिल गया? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 we can simply say r12 वेक्टर किसके बराबर है? r21 वेक्टर का नेगेटिव है। ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये वाली जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है ना, r12 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू r21, इसको आप ध्यान रखना जब हम
आगे जब फोर्स को लिखेंगे तो हमें ये वाली टर्म काम आएगी। अब हम फोर्स देखते हैं, फोर्स कौन सा, पहला फोर्स ये F12, देन वी हैव द फोर्स F21। तो दोनों फोर्सेस को लिख लेते हैं। फोर्स F12 दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ये नेगेटिव साइन लिखा है, दिस नेगेटिव साइन शोज द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द gravitational force, shows the attractive nature of gravitational force। वैसे तो यहाँ पे हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि जो F12 का डायरेक्शन है वो R21 के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए नेगेटिव लगाया, बट ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस विल बी द केस। अब हम ये भी जानते हैं कि R वेक्टर किसके बराबर है, R12 के मैग्नीट्यूड के बराबर है या फिर R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इस वाली टर्म को, इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं यूज करूं इस पर्टिकुलर टर्म में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट F12 एज F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 डिवाइड बाय R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 कैप। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द F12 वेक्टर। ठीक है, अगर F21 लिखेंगे तो सिमिलरली F21 भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, F21 विल बी इक्वल टू माइनस का जी M1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये हमारे पास में आया क्योंकि R1 और R12 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू R21, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन। तो ये एक रिलेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल गई कि जो फोर्स है वो फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो दिस इज नॉन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो जी की वैल्यू है इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, मतलब जी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है जी, अगर जी की वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए तो हम कहेंगे हम धरती का जो सरफेस है उसमें क्रैश हो जाएंगे, दब जाएंगे। और वहीं अगर इस जी की वैल्यू 1/10 कम कर दी जाए तो उस केस में अगर हम जंप करेंगे तो हम इजीली एक बिल्डिंग पे छलांग जंप करके बिल्डिंग पे चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जी की वैल्यू भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग इसे कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेविटेशन जो है, अच्छा पहले एक बार डिफरेंस देखते हैं दोनों का, उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। नाउ वी हैव द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, सबसे पहले तो ये इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखी हो, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे स्पेस में हो, उनके बीच का मीडियम कैसा है उस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ग्रेविटेशनल सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे और दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज, मतलब किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी तीसरे से अफेक्ट नहीं होता है। उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अपने आप में इंडिविजुअल रहेगा। थर्ड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज, तो ये नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज पे भी डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इट फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट। अभी अभी हमने देखा F12 किसके बराबर आया था, माइनस F21, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को ये ओबे कर रहा है और एक्शन एंड रिएक्शन पेयर यहाँ पे बना रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स का मतलब हुआ कि जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं
उनके सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है। मतलब अगर मैं इसको एक ए बी लाइन बोलूं तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग दिस लाइन ए बी, तो इसको हम सेंट्रल फोर्स कह रहे हैं। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ। तो ये ऑलरेडी जब मैंने वर्क एनर्जी पार पढ़ाया था, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी, उस टाइम में मैं कंजर्वेटिव फोर्सेज में ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एग्जांपल लेके आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर कम्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे कोई मास है दैट इज m0, यहाँ पे कोई एक मास है दैट इज m1, here we have the mass m2 and here we have the mass mn. Now we need to find out the force on m0। हमें बताना है इस m0 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो आप देखो इस m0 पे ग्रेविटेशन का फोर्स m1 की वजह से भी होगा, m2 की वजह से भी होगा और mn की वजह से भी होगा। तो यहाँ पे 3 ग्रेविटेशनल फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। तो जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा m0 का दैट विल बी द सम ऑफ दीज इंडिविजुअल फोर्सेस। तो अब इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? मैथमेटिकली हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये m1 और m0 को हमने ज्वाइन कर दिया, हमने m0 एंड m2 को ज्वाइन कर दिया है, हमने m0 एंड mn को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करके इसे हम r1 लिख देते हैं, इसे r2 एंड दिस इज rn। अगर पहले m1 और m0 के फोर्स को देखें तो फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू g m0 m1 डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द फोर्स। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब हम देखते हैं फोर्स ऑन 0 ड्यू टू सेकेंड। दिस विल बी g m0 m2 डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब अगर हम इन्हीं को नए पेज पे लेते हैं, ठीक है, अब हम ले रहे हैं 0 पे n की वजह से, तो दैट विल बी g m0 mn डिवाइड बाय rn स्क्वायर। ये हमारे पास में 3 फोर्सेस आ गए। अगर टोटल फोर्स चाहिए तो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 0 1 प्लस 0 2 एंड 0 n। ये टोटल आएगा एंड दिस इज नोन एज द सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास अगर डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं तो उन सब के साथ उसका अलग अलग एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और जो टोटल इसके ऊपर फोर्स आएगा दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एंड इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाला आपके पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट से हमारा क्या मतलब है कि जैसे अभी तक हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है जिनका कुछ मास है और दोनों किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो अब दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर। अब हम कहते हैं कि उन 2 ऑब्जेक्ट्स में से जो हमने यूनिवर्स में 2 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं उनमें से एक ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ है। क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो गया। उस केस में जो यहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स है उसे हम ग्रेविटी कह देते हैं। मतलब हमने कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लिए, वन इज मास m1 अनदर वन इज मास m2 और इनके बीच में डिस्टेंस r है और इसके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर इनमें से तुम इस एक मास को अर्थ ले लो,
एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज नॉन एज ग्रेविटी। बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी में। मतलब ग्रेविटी क्या हो गई, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही है किसी और ऑब्जेक्ट पे, तो अर्थ की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है दैट इज नॉन एज ग्रेविटी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आपस में बीच में फोर्स लग रहा है, तो मतलब वो ग्रेविटेशन है। अब हम हमारे घर की बात करते हैं, जैसे बच्चों के नाम होते हैं ना, बाहर का कुछ नाम होता है, फिर घर का कुछ नाम होता है। बाहर हमने कहा नाम है जितेंद्र, तो मतलब वो यूनिवर्सल नेम हो गया, लेकिन घर पे हम कहते हैं जीतू। तो वैसे ही अर्थ अगर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट है और अर्थ फोर्स लगा रहा है, तो हमने ग्रेविटेशन को क्या कह दिया, ग्रेविटी कह दिया। तो बस इतना सा डिफरेंस कि एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है, जब अर्थ किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन का फोर्स लगाती है तो हम उसे ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, the force of attraction exerted by earth towards a center on a body lying on or near the surface of earth is called earth's gravitational pull, or you can say the gravity. weight of a body is defined as the force। अच्छा, अभी हम यहाँ पे weight की बात करते हैं। देखो, जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है ना, उसी को ही वेट कहा जाता है। तो नॉर्मली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किस फोर्स लगा रहा है तो दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma। लेकिन अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है तो जो A है उसको हम g से रिप्लेस कर देते हैं, तो F विल बी इक्वल टू mg। तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है दैट इज नॉन एज ग्रेविटी, और इसी ग्रेविटी के फोर्स को कहा जाता है वेट। तो वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जो कोई भी प्लैनेट किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट कर रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the planet on an object is known as weight, और वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mg। मैं ऑलरेडी आप लोगों को मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस हमारे एक पुराने लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुकी हूं, तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर यहां से हम वेट का फोर्स का एसआई यूनिट देखें, तो क्योंकि वेट एक फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है वेट का। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे वेट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंजेस विद शेप, चेंजेस विद एल्टीट्यूड, चेंजेस विद द डेप्थ, तो इसलिए वेट में भी चेंजेस आएंगे। तो वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। Now there is difference between the gravitation and gravity। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, gravitation is the force of attraction between any two bodies of the universe। यूनिवर्स की किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है that is known as gravitation। लेकिन अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। दूसरा फोर्स, जो ग्रेविटेशन का फोर्स जो है उसका फॉर्मूला है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। वही जो ग्रेविटी का फोर्स है उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू mg। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला। थर्ड, डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ए बी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग इसका डायरेक्शन होता है। लेकिन ग्रेविटी यानी कि जो अर्थ फोर्स लगा रही है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मतलब ग्रेविटी का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, जबकि ग्रेविटेशन का डायरेक्शन इस लाइन ए बी के अलोंग होता है। देन if separation becomes infinity then force, gravitational force becomes zero। मतलब gravitational force कब जीरो होता है, जब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो फोर्स जीरो आ जाएगा। अब ग्रेविटी कब जीरो होती है, अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो उस वाले केस में द ग्रेविटी विल बी जीरो, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उस केस में हमें ग्रेविटी जीरो मिल जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था कि नॉर्मली हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो दैट इज F इज इक्वल टू ma, लेकिन अगर वही फोर्स ग्रेविटी की वजह से है तो हम उसको F इज इक्वल टू mg लिख देते हैं, और जो यहाँ पे g हमने लिखा है दिस इज नॉन एज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. हम इसकी वैल्यू कांस्टेंट मान के चलते हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जबकि ये वैल्यू चेंज होती रहती है, बट हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा है, कांस्टेंट है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और वहीं पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम भी होती है एंड दैट इज अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अप्रोक्सीमेशन करना है हमें मैथ्स की कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, तो हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा है इट इज सेटअप इन बॉडी व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोंग. मतलब हम फ्री फॉल की कंडीशन ले रहे हैं, बाकी और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स प्रेजेंट है. तो ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिरता है तो उस पे जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारा g के बराबर है. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G. इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ का सरफेस है, जिसका अर्थ है जिसका मास कैपिटल M के बराबर है, और उसके सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है स्मॉल m के बराबर. तो हम इन अजम्पशंस को ले लेते हैं. दिस इज अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड हियर वी हैव द स्मॉल मास m and this is capital mass M. ठीक है, अगर दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स F will be equal to this F will be equal to capital G capital M into small m divided by r square. This is the force of gravitation. Now since the object is lying on the earth, तो अब अर्थ इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला क्या देते हैं हम फोर्स का, दैट इज इक्वल टू mg. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास में यहाँ पे दो फोर्स है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हमने सेकेंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है. दोनों इक्वेशंस को एक बार इक्वेट करते हैं. जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर. स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, और जो स्मॉल g की वैल्यू आई दैट इज कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर. तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लेनेट पे एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. मतलब ऑब्जेक्ट चाहे तुम ये पेन ले लो, चाहे ऑब्जेक्ट को तुम कोई बड़ा सा पत्थर ले लो, चट्टान ले लो, कोई सैटेलाइट ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे. ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लेनेट एंड इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द प्लेनेट. अगर ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट है उसका मास बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी. अगर मास कम है प्लेनेट का तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसी टाइम पे कम हो जाएगी. तो जैसे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, हमारा जो F इज इक्वल टू mg वेट जो है वो भी कम हो जाएगा. तो एक बार मैंने जो एक लेक्चर लिया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि कैसे मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, इन सब पे वेट कैसे चेंज होता है ऑन चेंजिंग द रेडियस एंड मास ऑफ द प्लैनेट एंड ऑन चेंजिंग द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हर प्लैनेट पे चेंज होती रहती है. तो जो ये स्मॉल g की वैल्यू है ये हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि ये प्लैनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड करती है, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है. तो हमें यहां से एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल Gm अपॉन r स्क्वायर. मतलब ये हर एक ऑब्जेक्ट को जो
अर्थ है वो किस एक कांस्टेंट वैल्यू है g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम कांस्टेंट ले रहे हैं, उसी के साथ नीचे की तरफ अपने सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, देखो मास अभी अभी हमने कहा स्मॉल g किसके बराबर, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो दिस विल बी द मास ऑफ अर्थ, दिस विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से अगर मुझे मास ऑफ अर्थ चाहिए तो दैट विल बिकम जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये वैल्यूज आएंगी। हमें ऑलरेडी स्मॉल जी की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में मास ऑफ अर्थ कितना आ जाता है, दिस इज अराउंड 6.018 इंटू 10 टू द पावर 24 kgs। सो दिस विल बी द मास, जो हमें बहुत आराम से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले से पता किया जा सकता है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। डेंसिटी के लिए हम सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम अर्थ को एक स्फेयर समझ लें जिसके अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, मान इसलिए रहे हैं क्योंकि अर्थ स्फेरिकल शेप में नहीं है, अर्थ में मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट नहीं है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, और स्फेरिकल इन शेप लेके चल रहे हैं ताकि हम उस सिमेट्रिकल शेप का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, ये अभी अभी हमने फाइंड आउट किया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, डेंसिटी किसके बराबर, 3 इंटू मास ऑफ द अर्थ 018 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू आर, आर इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें डेंसिटी मिलती है 5.5 इंटू 10 टू द पावर कितनी आएगी, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। मास इंटू वॉल्यूम है ना, तो मास केजी हो गया, वॉल्यूम मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ये चेंज होती है। चेंज एल्टीट्यूड के साथ किस तरीके से होगी, सबसे पहले वो देखते हैं। मतलब हम जब किस अर्थ हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, दिस इज द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे हम देखें तो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लेते हैं जी के बराबर है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब हम इस जगह से किसी हाइट एच पे ऊपर चले गए, दिस इज द हाइट एच जहां पे हम ऊपर गए हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी डैश एट दिस प्लेस, दैट इज आर प्लस एच स्क्वायर। हमें यहां पे पता करनी है। देखो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, आर कौन सी वैल्यू है, ये सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है, हमें हमेशा जी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ से ही लेनी है। अगर ये डिस्टेंस h है तो हमारा g डैश किसके बराबर, जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर ही हम इसको ले रहे हैं। सेंटर ऑफ, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी मास है अर्थ का वो सारा का सारा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इसलिए हम जितनी भी यहाँ पे ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सारी सेंटर ऑफ अर्थ से कर रहे हैं। ये जो आर की वैल्यू ले रहे हैं वो भी सेंटर ऑफ अर्थ से ले रहे हैं, क्योंकि हम सारे मास को यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड मान रहे हैं। तो इसलिए मास यहाँ पे है तो यहीं से हम इसके मेजरमेंट्स लेंगे सब, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास में सेकंड वाला, ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब
H की वैल्यू कंपैरेबल टू R है, मतलब जितना रेडियस ऑफ अर्थ है अगर उसी के कंपैरेटिव हाइट पे हम ऊपर की तरफ है या उससे ज्यादा हाइट पे हम हैं, तो उस वाले केस में हम ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज करते हैं, G डैश इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। लेकिन इन केस अगर हाइट कम है इन कंपैरिजन टू R, जो H है दैट इज वेरी वेरी लेस, मतलब R बहुत ज्यादा बड़ा है H के कंपैरिजन में, तो उस केस में हम G डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उस केस में हम कह रहे हैं कि इस वाले केस में हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, G डैश अपॉन G दिस विल बी इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो G डैश अपॉन G दिस विल बी इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H स्क्वायर। ये कैसे आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो GM से GM कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर ऊपर चला गया, R प्लस H स्क्वायर हमारे पास नीचे आ गया। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे से इस R को कॉमन ले लेते हैं। R को कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम R, हमने यहाँ से कॉमन लिया तो दिस इज 1 प्लस H अपॉन R का स्क्वायर, ये हमारे पास में आया। हम इसको R को R स्क्वायर से कैंसिल कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले पेज पे करते हैं अब, G डैश अपॉन G दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू है, देखो यहाँ पे G डैश अपॉन G इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को ऊपर लेकर जाएं तो दिस विल बिकम G डैश अपॉन G दिस इज इक्वल टू 1 प्लस H अपॉन R, और ये हमारे पास आ गया -2। अब देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करें और यहाँ पे एक कंडीशन मान के चलें कि जो H है दैट इज वेरी वेरी लेस देन R, तो उस वाले केस में जो भी हायर ऑर्डर की पावर्स होंगी, जो स्क्वायर वाली पावर होगी बाइनोमियल थ्योरम की, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला केस रखेंगे, सिर्फ जो पहला वाला ऑर्डर हमारे पास आएगा उसी को रखेंगे। इवन जब तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने पढ़ाया है मैथमेटिकल टूल्स में, तो उस वाले टाइम में ये बाइनोमियल थ्योरम में यही वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो कितना आ जाएगा ये, G डैश अपॉन G विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2H अपॉन R। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। तो जो G डैश की वैल्यू है एट अ हाइट वो किसके बराबर आ गई, 1 माइनस 2H अपॉन R के बराबर आ गई। दिस इज द फॉर्मूला एट अ हाइट H फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दिस इज हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस जब हम किसी हाइट H पे जाते हैं। और यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम किसी हाइट H पे जाते हैं। और डिक्रीज भी कैसे हो रहा है, कुछ इस तरीके से ये डिक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास में डिक्रीज हो रहा है कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है जो G है वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा अज्यूम करके चलें कि हम किसी हाइट H पे पहुंचे जो हाइट किसके बराबर है, R के बराबर है, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, उसको एक बार फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला केस हमारे पास में कब आएगा, जब H की वैल्यू बहुत ही कम है R से। तो R से जब कम है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस 2H अपॉन R का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर जो H की वैल्यू है दैट इज कंपैरेबल टू R है, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, उस वाले केस में हम यहाँ पे कौन सी वाली वैल्यू यूज करेंगे, आप देखो ये रहा फॉर्मूला हमारे पास में, दिस इज द फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, G डैश इज इक्वल टू G R स्क्वायर अपॉन R प्लस H
होल स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं, यहाँ पे तब आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अब हमने अभी अभी कहा कि h इज कंपेरेबल टू आर, अगर h इज कंपेरेबल टू आर तो g डैश कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर है तो हम इसको 4r स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज 4r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया और जो नया एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया दैट इज g/4। तो मतलब अगर हम कंपैरेबल टू r हाइट तक जाते हैं तो जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1/4 हो जाती है जो सरफेस पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके। तो मतलब जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। अगर हमें फ्रैक्शनल डिक्रीज देखना है तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, दैट विल बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला g माइनस जी डैश अपॉन जी। तो इससे हमें फ्रैक्शनल डिक्रीज मिल जाएगा और ये किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2h अपॉन r के बराबर। तो अगर हमें ग्रेविटी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फ्रैक्शनल डिक्रीज पूछा जाए एक हाइट h पे तो हम बहुत आराम से ये वाला फॉर्मूला यूज करके बता सकते हैं। मतलब कोई पूछे 32 किलोमीटर पे गया है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो बताओ उसके एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना आया, तो h की जगह 32 रख दो, r की वैल्यू तुम्हें पता है ऑलरेडी, रेडियस ऑफ द जो भी हमारे अर्थ है उसकी। अगर हमें फ्रैक्शनल ये परसेंटेज डिक्रीज पूछा जाए तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला जाएगा, दिस विल बी g माइनस जी डैश डिवाइड बाय g इंटू 100 करना होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे 2h अपॉन r इंटू 100 कर देंगे। मतलब किसी भी हाइट पे अगर हमें पूछा जाए एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परसेंटेज डिक्रीज कितना आएगा एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने पे, तो हम परसेंटेज डिक्रीज कुछ ऐसे निकालेंगे 2h/r इंटू 100 करके। तो ये दो फॉर्मूले आप यहाँ पे ध्यान रखना, एक फ्रैक्शनल डिक्रीज फाइंड आउट करने का, एक ये जो परसेंटेज डिक्रीज हमें फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला। तो ये बहुत सारी जगहों पे हम यूज कर सकते हैं, फाइंड आउट करने में इजी है। जो भी 2h/r है उसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें परसेंटेज डिक्रीज मिल जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द वेरिएशन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट h के साथ कैसे चेंज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ डेप्थ, कि डेप्थ के साथ कैसे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। अब डेप्थ में हमें यहाँ पे डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। एक बार समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R। अभी कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो इसका जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज gm अपॉन r स्क्वायर। अब क्या हुआ, अब जो हम किसी डेप्थ d पे, यहां पे हम आ गए हैं डेप्थ d पे, ठीक है, ये डेप्थ d, इस d डेप्थ पे आ गए तो अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ये टोटल डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस d है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस d के बराबर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे एट पॉइंट बी पॉइंट पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखो बाहर अगर हमने एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा ए वाले सरफेस पे तो ए पे कितना आया, ये gm अपॉन r स्क्वायर के बराबर। अगर डेंसिटी की फॉर्म में देखना चाहें तो मास किसके बराबर हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर हमने स्फेरिकल सरफेस मान रखी है तो 4/3 पाई r क्यूब के बराबर। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए विल बी कैपिटल G इंटू मास की जगह हम लिख रहे हैं रॉ इंटू 4 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 3
इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब से कैंसिल हो गया, और हमें जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिला दैट इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल जी रॉ पाई इंटू आर। ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब हम चलते हैं किसी डेप्थ डी पे इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम इस डेप्थ डी पे जाते हैं तो अब यहां पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, जी डैश, दिस विल बी इक्वल टू जी, अब नया मास एम डैश होगा डिवाइड बाय आर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि हमें सारे के सारे मेजरमेंट कहां से लेने हैं? सेंटर ऑफ द अर्थ से लेने हैं। हम सारा मास वही कॉन्सेंट्रेटेड मान के चल रहे हैं। तो अब नया मास एम डैश किसके बराबर होगा? एम डैश विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। डेंसिटी अगर हमने कांस्टेंट मान रखी है थ्रू आउट द सरफेस की यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो हम रॉ ले लेते हैं। वॉल्यूम कितना होगा? दिस विल बी 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं एम डैश की जी डैश में, देन दिस विल बिकम जी रॉ इंटू 4 पाई आर माइनस डी का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 आर माइनस डी स्क्वायर। ये स्क्वायर हमारा इस ऊपर क्या है? क्यूब है ना, एक सेकेंड, वॉल्यूम वाला क्यूब है, तो ये क्यूब हमारा इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आर माइनस डी बच गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और जो पहले हमारे पास सरफेस के लिए आया था इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को कंपेयर करते हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? सरफेस ऑफ इनसाइड द अर्थ जी डैश है, सरफेस पे जी है, इनसाइड हमारे पास ये कितना आया? कैपिटल जी रॉ 4 पाई आर माइनस डी डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है? 4g पाई आर, जी रॉ पाई आर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। 4/3 कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, रॉ से रॉ कैंसिल, और हमारे पास में क्या बच गया? हमारे पास बच गया आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस डी अपॉन आर, और ये किसके बराबर आया है? दिस इज इक्वल टू जी डैश अपॉन जी। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, जी डैश अपॉन जी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर। तो यहां जी डैश किसके बराबर आ जाएगा? जी 1 माइनस डी अपॉन आर। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। डेप्थ के साथ जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वेरिएशन कुछ ऐसे आएगा, और यहां से भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे वैसे वैसे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। बट पहले वो स्क्वायर के हिसाब से इनवर्सली हो रही थी, अब ये लीनियरली होगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ आएगा जब हम डेप्थ के साथ में देखेंगे कि आर के साथ कैसे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। देखो नॉर्मली हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है, लेकिन एग्जैक्टली अर्थ स्फेरिकल शेप की नहीं होती, वो थोड़ी सी चपटी होती है। तो अगर चपटी है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? हमें अर्थ की शेप कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हम कि ये कैसी है? ये थोड़ी सी चपटी है, हल्का सा इसको चपटा बना देते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे इसकी लाइंस को देखूं तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि सेंटर ऑफ अर्थ से
अगर हम पोल्स पे जाते हैं तो जो रेडियस ऑफ पोल हमें मिलती है दैट इज लेस देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर। क्या तुम्हें इजीली यहाँ पे दिखाई दे रहा है? भाई नॉर्मली शेप स्फेरिकल तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। चपटी है धरती, धरती चपटी है, इसका मतलब जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है दैट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोलर एरियाज। तो यहाँ पे आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, और कितना है? अराउंड 21 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। तो जो पोलर एरियाज का डिस्टेंस है और जो इक्वेटर्स का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से, उसमें 21 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालें इक्वेटर्स पे एंड पोल्स पे, तो तुम देखो किस पे डिपेंड करता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ। अब मास तो हमने मान रखा है थ्रू आउट द अर्थ सरफेस, ये यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे या फिर एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान रखा है तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। अब बात आई आर की। अगर मैं इक्वेटर्स पे देखूं तो आर कौन सा होगा? आर ई के बराबर होगा, ठीक है। आर ज्यादा है तो जी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर इक्वेटर्स पे बात की जाए तो इक्वेटर पे जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू एट पोलर एरियाज। क्योंकि पोलर एरिया पे देखो ग्रेविटी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोलर एरिया जीएम अपॉन आर पी। अब आर कम है तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पोलर एरियाज पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। अगर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे वेट भी ज्यादा होगा, और क्योंकि इक्वेटर्स पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है तो जो वेट आता है दैट इज ऑल्सो लेस। तो यहाँ पे वेट भी कैसा हो जाएगा? वेट इज ऑल्सो लेस। तो इस तरीके से शेप का फर्क पड़ता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो इक्वेटर्स पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी इसलिए वेट कम रहेगा। पोलर एरियाज पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है इसलिए वहां पे वेट ज्यादा आता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक में कि कोई भी दो दोस्त हैं, वो दोस्त में से एक दोस्त रहता है पोल्स पे, एक रहता है इक्वेटर्स पे। जो इक्वेटर वाला दोस्त है उसने अपने पोलर एरिया में रहने वाले दोस्त से कुछ सोना मंगवाया। तो उसने कुछ जो भी गोल्ड था उस 1 किलो सोना उसने मंगवाया, तो उस गोल्ड को वे किया वहां पे और वे करके उसने इक्वेटर पे रहने वाले दोस्त को भेज दिया। अब जब इक्वेटर पे रहने वाले दोस्त ने उस गहने को नापा, उसको फिर से तोला तो उसका वेट कम आया। वेट कम आया तो उसने कहा कि भाई तुमने तो मेरे को कम सोना दिया है। तो गोल्ड का जो मेजरमेंट है वो हम बहुत बारीकी से करते हैं, मतलब बहुत रेयर छोटा छोटा सा भी गोल्ड होता है तो उसका भी हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट देखते हैं। तो अब इक्वेटर वाले दोस्त ने पोलर एरिया पे रहने वाले दोस्त पे ये इल्जाम लगाया कि तुमने जो गोल्ड भेजा वो गोल्ड कम है। तो अब उसने कहा नहीं, मैंने तो गोल्ड बिल्कुल सही भेजा है, मेरे पास में फोटो भी है, मेरे पास पर्ची भी है, सारी चीजें। तो फिर यहाँ पे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया कि बताओ कि इन दोनों दोस्तों में से कौन सा दोस्त सही है और कौन सा गलत है। अब अगर नॉर्मली देखा जाए, साइंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही दोस्त सही है। जो पोलर एरिया वाला है उसने वही वेट करके भेजा है जो इक्वेटर वाले दोस्त ने कहा था। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ किसमें आई? यहाँ पे गड़बड़ आई एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, क्योंकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो कम है क्योंकि रेडियस ज्यादा है। जी की वैल्यू कम होने की वजह से वेट कम आता है। वहीं पोलर एरियाज पे आर की वैल्यू कम है इसलिए जी ज्यादा आता है। तो पोलर एरियाज पे जब उसने वे किया तो वो एक्यूरेट आ रहा था, लेकिन जैसे हम उसको इक्वेटर्स पे लेके आए उसका वैल्यू कम आने लग गया। तो जो डिफरेंस आया दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कुछ इस तरह के सवाल बनते रहते हैं। इवन एक बहुत अजीब सा सवाल है वो और आप लोगों ने सुना होगा कि एक कोई भालू है जो 10 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कि देयर इज वन भालू जो किसी 10 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है और उसको नीचे गिरने में जो टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू √2 सेकेंड्स। तो आप बताओ कि उस भालू का कलर क्या होगा? मतलब ये
अलग सा सवाल है, बट अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जोड़ा जाए, तो हम इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। कैसे जवाब दिया जाएगा? देखो, हम सब जानते हैं कि इक्वेटर्स पे क्या है, जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, तो हम इसको कुछ अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। वहीं अगर हम पोल्स पे जाएं तो जी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो हम इसको अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल ले। तो अगर हमारी जी की वैल्यू 10 आएगी, इसका मतलब वो पोलर एरियाज है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 के अराउंड आ रही है, तो हम उसको इक्वेटर्स बोल देते हैं। ऐसे ही नॉर्मली फनी क्वेश्चंस बनाने के लिए अजम्पशंस लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी इतना वेरिएशन नहीं आता है, वेरिएशन बहुत ही कम आता है, क्योंकि 21 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। तो जब हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है? अगर 10 मीटर की हाइट है, तो हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस 1/2 इंटू जी हमें पता नहीं है, √2 सेकेंड से नीचे आ रहा है, तो स्क्वायर हुआ। √2 का स्क्वायर 2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिस्प्लेसमेंट 10, मतलब जी की वैल्यू कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 है, इसका मतलब पोलर एरियाज है। पोलर एरियाज में जो भालू रहते हैं वो पोलर बेयर होते हैं, और पोलर बेयर का कलर व्हाइट होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि जो भालू 10 मीटर की हाइट पे √2 सेकेंड्स में नीचे गिरता है, उसका कलर व्हाइट है, वो पोलर एरियाज में रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ फनी क्वेश्चंस बनते रहते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। और बहुत सारी चीजें जो ग्रेविटी से रिलेटेड है, उनको मैं जब शॉर्ट्स बनाऊंगी तो उन सब चीजों को कवर करूंगी। मैं चाह रही हूँ कि अपनी जो क्लास हो उसमें हम बेसिकली जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा स्टिक रहें, इधर उधर की बातें नहीं करें, और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पे ड्यू टू द वी विल बी फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। तो सबसे पहले तो समझते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। तो एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की हेल्प से समझेंगे लैटिट्यूड का क्या मतलब है। वी आर हैविंग द अर्थ, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि हम लोगों को चीजें अच्छे से दिखाई देगी, तो क्लैरिटी भी अच्छे से रहेगी। दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन पे अर्थ रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। यहाँ पे दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन से अगर किसी भी पॉइंट पे हम कोई एंगल बनाते हैं, दिस एंगल लैम्डा इज नॉन एज द एंगल ऑफ दिस एंगल लैम्डा इज नॉन एज द लैटिट्यूड, इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अगर इक्वेटर्स पे देखें तो लैटिट्यूड ये 0 डिग्री के बराबर होगा। अगर पोल्स की बात की जाए तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट है, और अब हमें बताना है कि आखिर इसका एक क्या इफेक्ट है। यहाँ पे लैटिट्यूड का जो इफेक्ट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे आएगा। तो जब हम P पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो आप देखो P पॉइंट पे अगर मैं इस वाली एरिया को देखूं, तो इस वाले एरिया में ये डिस्टेंस है मेरे पास में, दैट इज इक्वल टू r, ये स्मॉल r के बराबर लिया है, और ये एंगल लैम्डा है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। अब ये लैम्डा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पॉइंट O मान लेते हैं। अगर मुझे स्मॉल r की वैल्यू पता करनी है, तो विल दिस बी इक्वल टू OP cos लैम्डा फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से स्मॉल r किसके बराबर आ गया? OP cos लैम्डा के बराबर। और OP क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हमने ये सेंटर मान रखा है तो OP रेडियस ऑफ अर्थ है, तो स्मॉल r आ जाएगा हमारे पास में कैपिटल R cos लैम्डा। तो एक तो हम इस वाली वैल्यू को ध्यान रखेंगे कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos लैम्डा। अब आप देखो यहाँ पे जो वेट है वो वेट कैसे आएगा? दिस इज इक्वल टू mg, ठीक है। यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है।
रोटेशनल मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो m ओमेगा स्क्वायर r। एक फोर्स हमारे पास mg इस डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स ये वाला m ओमेगा स्क्वायर इस डायरेक्शन में है, तो इनका कोई रिजल्टेंट फोर्स भी यहाँ पे रहेगा। जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये जो रिजल्टेंट है दिस इज इक्वल टू mg डैश। ठीक, ये अगर लैम्डा के बराबर है तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस लैम्डा। ये 180 माइनस लैम्डा के बराबर होगा। तो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट जी डैश की वैल्यू। जी डैश की वैल्यू पता करने के लिए हम इस रिजल्टेंट फोर्स को पता कर लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स बहुत ही इजीली हम लोग आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसे मैं डायग्राम को अभी समझाने के लिए बड़ा बनाया था, अब हम इसको एक बार छोटा कर देते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं mg डैश जो फोर्स है उसकी वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी mg डैश की? mg डैश इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r प्लस 2a b cos थीटा। cos थीटा, थीटा इज 180 माइनस लैम्डा और इसकी पावर कितनी? 1/2 के बराबर। द पावर इज 1/2। ये हम यहां पे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? दिस विल बी इक्वल टू mg डैश, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा 4 r स्क्वायर, दिस इज द स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r, r स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर g ओमेगा स्क्वायर r cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर? माइनस cos थीटा के बराबर। तो हम यहीं पे इसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस cos लैम्डा और इसकी पावर है 1/2 के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारे पास में ये वाली टर्म है इसमें से m स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। जब m स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो वो रूट से बाहर निकल के आएगा तो सिर्फ m बच जाएगा। सिर्फ m बचेगा तो ये वाले m से इस m की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर से बाहर आएगा तो वो सिर्फ m रहेगा और इधर हमारे पास m है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस m से हमने इस m स्क्वायर को यहाँ कैंसिल कर दिया। अब क्या बच गया? बचा है हमारे पास में g डैश इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 r स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा पावर 1/2। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है? अब हम g स्क्वायर को भी एक बार कॉमन ले लेते हैं। तो g डैश विल बी इक्वल टू g स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा 4 r स्क्वायर डिवाइड बाय g स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा डिवाइडेड बाय, हमने g स्क्वायर कॉमन लिया है ना तो ये वाला g तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में यहाँ पे एक g रह जाएगा और पावर आ गई 1/2 के बराबर। जब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं तो वैल्यूज पुट करने पे ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल आती है। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे? जैसे ये r है, इस r की जगह हम r cos लैम्डा लिखेंगे। तो जो r रेडियस ऑफ द अर्थ है उसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, उसके बाद ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टी कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय टी कैसे? 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। ऐसे करके हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। आर हमारे पास है ही, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो जब इन वैल्यूज को पुट करते हैं और इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं इतनी छोटी है कि हम इसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इन वैल्यूज को पुट करके इस वाली वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। जब इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे पास में ये कुछ बचा।
अब इसमें भी हम यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू रख सकते हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, आर कॉस लैम्डा के बराबर। अब इसको फिर से एक बार अच्छे से लिख देते हैं, तो अच्छे से लिखने पे ये क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय जी, और इसकी पावर हो गई 1/2 के बराबर। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई तो अब हम क्या करेंगे, नाउ एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, देखो हमने यहां से ना जी स्क्वायर को कॉमन लिया। जब हमने जी स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ रूट लगा हुआ है, तो रूट में से जब जी स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ जी रह जाएगा। तो यहाँ पे ना ये जी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जी है, क्योंकि हम जी स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर आ रहे हैं रूट में से, तो रूट में से स्क्वायर बाहर आता है तो वो सिंगल टर्म बच जाती है, तो दिस विल बी जी, एंड यहाँ पे हमारे पास ये 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने हाइट वाले केस में भी लगाई थी, हम यहाँ पे भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। जब बाइनोमियल थ्योरम लगेगी तो ये क्या आ जाएगा, जी डैश विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस 2 इंटू 1/2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा डिवाइड बाय जी। 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास में वैल्यूज क्या आ गई, वैल्यू आ गई हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा बाय जी के बराबर। दिस इज द वैल्यू विच वी हैव गॉट आफ्टर द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम g को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे g डैश हमें मिल जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये एक नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमें वैल्यू मिली है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड एट द पोलर एरियाज। इक्वेटर्स पे लैम्डा की वैल्यू 0 होती है, तो हम लैम्डा 0 रख रहे हैं इक्वेटर्स पे, तो जी डैश कितना आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर्स। आप इनकी वैल्यूज भी रख सकते हैं, ओमेगा और आर, ये दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है हमें, तो हमें जी डैश की वैल्यू इक्वेटर्स पे मिल जाती है आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज। अगर हम पोल्स की बात करें, दिस इज एट द इक्वेटर, अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जी डैश किसके बराबर आ गया, जी के बराबर आ गया। मतलब जो पोलर एक्सिस है हमारी, उस पोलर एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज कांस्टेंट। और बाकी जब हम ऐसे पूरा रिवॉल्व कर रहे हैं, बाकी पॉइंट्स देख रहे हैं, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इस लैम्डा लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगी, और हम जैसे ही लैम्डा की वैल्यू रखेंगे वी विल गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली से दैट एट द इक्वेटर्स हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम मिल रही है, और एट द पोल्स हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इक्वेटर्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम आती है, और पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम आती है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड वेदर द अर्थ इज रोटेटिंग और इट इज एट द रेस्ट। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शेप पे डिपेंड करेगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, और डेप्थ पे डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है दैट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से हम ऊपर हाइट पे जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, हम डेप्थ पे जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा। अगर रोटेट करवा रहे हैं तो वहां पे भी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो शेप में भी वैल्यू चेंज हो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे। सो दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ छोटी छोटी चीजें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से
रिलेटेड, उनको एक बार देखते हैं। ऑन अर्थ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप, साइज एंड जी रिमेन्स सेम। मतलब अर्थ का जो सरफेस है वहां पे हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलते हैं, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा हम कह रहे हैं अगर बॉडी को अबव द सरफेस ऑफ अर्थ लेके जाते हैं तो वो कैसे वेरी करता है, दैट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर हम इनसाइड द अर्थ लेके जाते हैं तो भी वैल्यू डिक्रीज होती है, बट नाउ द जी डिक्रीजेज लीनियरली विद द डिस्टेंस। तो जो मैंने दो ग्राफ बनाए थे ना, एक हमारा ग्राफ आया था कुछ ऐसा और एक बिल्कुल ऐसे लीनियर वाला आया था, तो वो दोनों ग्राफ हमें यहाँ पे देखने। देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ जी विद हाइट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू डेप्थ। मतलब जब हम डेप्थ पे जाते हैं उसके कंपैरिजन में अगर हम हाइट में जा रहे हैं तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बहुत जल्दी डिक्रीज होती है जब हम हाइट पे ऊपर की तरफ जाते हैं। G इज मिनिमम एट मर्क्यूरी एंड G इज मैक्सिमम एट जुपिटर। हम स्मॉल g की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ये मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ऑब्वियस है कि वहां पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। सो दिस वाज अबाउट द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेरीज आप आराम से मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी आंसर करने का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।